आज हम पढ़ेंगे नैन्सी सी एंडरसन का आर्टिकल स्केल फॉर द असेसमेंट ऑफ थॉट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो फॉलोइंग सेट ऑफ डेफिनेशंस डेवलप करी गई थी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर की असेसमेंट्स की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पास्ट में ऐसी असेसमेंट्स अनरिलायबल रही है, एटलीस्ट इन पार्ट, क्योंकि क्लिनिशियंस और रिसर्चर्स ने इन टर्म्स के मीनिंग पे एग्री नहीं करा जो यूज़ कर रहे थे। ये होप करी जाती है कि जो फॉलोइंग डेफिनेशंस है वो एक कॉमन और रिलायबल स्टॉक ऑफ टर्म्स प्रोवाइड देगी कॉग्निटिव बिहेवियर्स और लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो साइकेट्रिक पेशेंट्स में ऑब्जर्व करी जाती है। जो आगे सेट ऑफ डेफिनेशंस है वो इस क्लिनिकल रिकॉग्निशन के साथ शुरू होती है। मतलब जो सेट ऑफ डेफिनेशंस है वो began with a clinical recognition that the concept of formal thought disorder has often been misused and misunderstood। ये जो सेट ऑफ डेफिनेशंस है वो इस क्लिनिकल रिकॉग्निशन के साथ शुरू करी जाती है कि जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट है वो जो है वो मिसयूज़ करा गया है और मिसअंडरस्टूड करा गया है। फर्स्ट, इट हैज़ ऑफन बीन ट्रीटेड एज इफ इट वर यूनिटरी। इसको ऐसे ट्रीट करा गया है कि ये यूनिटरी है, बट इनफैक्ट ये नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज बिहेवियर्स से कंपोज हुआ है जो कंसेप्चुअली डाइवर्जेंट है और सेम पेशेंट में कोरिलेटेड नहीं होते, जैसे कि पॉवर्टी ऑफ थॉट और लूज एसोसिएशंस। डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करा गया है, कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करा गया है। तो 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर स्पेसिफाई हुई है। सेकेंड, ये एज्यूम करा जाता है कि जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है या फिर एटलीस्ट थॉट डिसऑर्डर है ये स्किज़ोफ्रेनिया के पैथोगनोमिक है और ओमनी प्रेजेंट है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के अंदर। क्लिनिकल एक्सपीरियंस कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं दोनों असम्पशंस को। लैंग्वेज बिहेवियर्स सच एज एसोसिएटिव लूजनिंग, क्लैंगिंग, ब्लॉकिंग, ओवर कंक्रीट और रेपिटेटिव स्पीच और पॉवर्टी ऑफ स्पीच दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी होते हैं, जैसे कि मैनिया या डिप्रेशन में, और ये उनमें भी होते हैं, उन लोगों की स्पीच में भी होते हैं जो किसी भी साइकेट्रिक डायग्नोसिस के क्राइटेरिया के लिए मीट नहीं होते, पर्टिकुलरली जब वो थके होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं। फर्दरमोर, कुछ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स बोलते हैं और सोचते हैं नॉर्मली, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस के साथ, जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑफ थॉट या परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। बिकॉज जो टर्म फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर को बहुत मिसअंडरस्टूड और मिसयूज़ करा गया है, इसलिए ये रिकमेंड करा जाता है कि इसको अब्यूज़ ना करा जाए। तो जो पहले वेरियस डिसऑर्डर्स जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर के कॉन्सेप्ट के अंदर कंप्राइज्ड होते हैं, उसको बेटर है कि उसको कंसेप्चुलाइज करा जाए डिसऑर्डर ऑफ थॉट, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में। अगर इसे एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत इनमें से काफ़ी डिसऑर्डर्स इनफैक्ट कम्युनिकेशन के हैं, और नोशन ऑफ थॉट नीड ओनली बी इवोक्ड टू एक्सप्लेन अ फ्यू ऑफ देम। और थॉट का नोशन सिर्फ उनमें से कुछ में ही इन्वॉक होता है। दैट इज़ जो फॉलोइंग सेट ऑफ डेफिनेशंस है वो इस आइडिया के साथ शुरू हुई कि असेसमेंट्स की रिलायबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर थॉट डिसऑर्डर्स को लैंग्वेज बिहेवियर के टर्म्स में डिफ़ाइन करा जाए और सिर्फ बिहेवियर जो डायरेक्टली ऑब्जर्व करा जाए उसी को इवैल्यूएट करा जाए। बहुत टाइम लैंग्वेज बिहेवियर में क्या आ जाता है, डायडेटिक इंटरेक्शन होती है स्पीकर और लिसनर के बीच, एंड डिसऑर्डर तब होता है जब स्पीकर एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने में फेल हो जाता है जो कन्वेंशनली करे जाते हैं
लिसनर्स को ताकि आसानी से समझ आए। जब स्पीकर लिसनर की वेरियस नीड्स को अकाउंट में लेने में फेल हो जाता है तो रिज़ल्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द स्केल आर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। इस डेफिनेशन के हिसाब से फॉलोइंग आइटम्स कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में आते हैं: पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच, प्रेशर ऑफ स्पीच, डिस्ट्रैक्टेबल स्पीच, टेंजेंशियलिटी, डिरेलमेंट, स्टिल्टेड स्पीच, इकोलेलिया, सेल्फ रेफरेंस, सर्कमस्टेंशियलिटी, लॉस ऑफ गोल, परसिवरेशन एंड ब्लॉकिंग। तो जो लैंग्वेज डिसऑर्डर का कंसेप्ट है उसको इन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के लिए इन्वोक कर देना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स should be invoked for those specific disorders in which speaker violates the syntactical and semantic conventions which govern language usage। तो जो लैंग्वेज डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उन डिसऑर्डर्स के लिए होना चाहिए जिसमें जो स्पीकर है वो सिंटैक्टिकल और सिमेंटिक कन्वेंशंस को वायलेट करे जो लैंग्वेज यूसेज को गवर्न करती है, जैसे कि कोहेरेंस, क्लैंगिंग, नियोलॉजिज्म्स, वर्ड अप्रॉक्सीमेशंस। जो थॉट डिसऑर्डर का कंसेप्ट है उसमें सिर्फ वो डिसऑर्डर्स आए जिसमें थिंकिंग अबेरेंट होती है, जैसे पॉवर्टी ऑफ स्पीच, अबेरेंट बिकॉज थॉट सीम्स नॉट टू अकर, illogicality, aberrant inferential process। These various disorders को हम collectively कह सकते हैं थॉट लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स और TLC डिसऑर्डर्स। जब हमने ये स्केल यूज़ करा तो उसके एक्सपीरियंस ने इंडिकेट करा कि कुछ TLC डिसऑर्डर्स ज़्यादा सुयर साइकोपैथोलॉजी को इंडिकेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इनको ग्रुप करा है इकट्ठे स्केल की बिगनिंग में और फर्स्ट 11 आइटम्स में लाया गया है। डाटा जो कलेक्ट हुआ गया है वेरियस TLC डिसऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी का मैनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन में वो अपेंडिक्स में समराइज़ करा गया है। एज कुछ इंडिकेट करते हैं कि TLC डिसऑर्डर्स पास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जैसे कि नियोलॉजिज्म्स और ब्लॉकिंग, और इनफैक्ट ये इतने इनफ्रीक्वेंट थे कि मोस्ट पेशेंट्स में इनका यूज़ करना लिटिल यूज़ है। इन मोस्ट पेशेंट्स में इनको स्ट्रेस करना लिटिल यूज़ है। ये चूज़ करना कि कौन से डिसऑर्डर्स को स्केल में कवर करना है और उनको कैसे डिफ़ाइन करना है। समटाइम्स डिसीजंस इससे रिलेटेड डिसीजंस को रीडिफाइन करना पड़ा, कंबाइन करना पड़ा, ओल्डर कॉन्सेप्ट्स को डिलीट करना पड़ा रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टर्म थी लूज एसोसिएशन उसे यूज़ नहीं करा गया बिकॉज ये आउटडेटेड एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी पे बेस्ड है और ये लूजली एसोसिएटेड है मीनिंगलेस से। टर्म डिरेलमेंट को सब्स्टिट्यूट करा गया है बिकॉज इसमें मिनिमम बैगेज कैरी होता है और ये ग्राफिकली डिस्क्रिप्टिव है। 4 दूसरे टर्म्स जो इक्विवेलेंट है एसोसिएटिव लूजनिंग स्केल में जो यूज़ होते हैं। 4 other terms which also may be at times equivalent to the older concept of associative listening are used in the scale। 4 other terms जो यूज़ करी गई है एट टाइम्स जो एसोसिएटिव लूजनिंग के ओल्डर कॉन्सेप्ट से इक्विवेलेंट है उसको भी स्केल में यूज़ करा गया है, जो है टेंजेंशियलिटी, इनकोहेरेंस, इलॉजिकलिटी और क्लैंगिंग। सिंस ये शायद इम्पॉसिबल है कि हम गुड रिलायबिलिटी अचीव करें जब क्लिनिशियंस को जजमेंट्स बनानी है
कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है आइडियाज़ डेफिनेशंस के बीच में, तो जजमेंट जनरली एलिमिनेट कर दी गई है। Since it is probably impossible to achieve good reliability when clinicians must make judgments on how close relationships are between various ideas, definitions which must turn on this judgment have generally been eliminated. For example, term flight of ideas को ड्रॉप कर दिया गया है और अब डिरेलमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर लाया गया है। In order to permit an assessment of thought, language, and communication in a wide range of patients, definitions have not been limited to disorders customarily considered to be characteristic only of schizophrenia. Two terms, with definitions of two terms which are drawn from एफेसियोलॉजी, सेमेंटिक और फिनीमिक पैराफेजिया को भी इंक्लूड करा गया है ताकि उनको इनकोहेरेंस से डिस्टिंग्विश करा जाए। इनमें से जो मोस्ट रेटिंग्स हैं वो बनी है पेशेंट को इवैल्यूएट करने के बाद ऑर्डिनरी साइकेट्रिक इंटरव्यू के साथ इवैल्यूएट करा है। सिंस ये गुड व्हीकल है फॉर एलिसिटिंग typical patterns of speech using relatively standardized questions. कुछ टाइम के लिए पेशेंट को परमिट करा गया कि जितना लंबी बात कर सकता है उतना बात करें ताकि उसकी स्पीच को ऑब्जर्व कर पाए। इस कंडीशन में पेशेंट को सम टाइम में इंटरप्ट करा ये देखने के लिए ये पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बहुत सारी रेटिंग्स को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करा गया है कि वो इंटरव्यू में कितनी बार होती है। ये रेटिंग्स इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि मोस्ट इंटरव्यूज़ 50 मिनट्स में होते हैं। लॉन्गर और शॉर्टर इंटरव्यूज़ के लिए वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। इंटरेटर इन डेफिनेशंस की इंटरेटर रिलायबिलिटी को भी केयरफुली वैल्यूएट करा गया है और पाया गया है अच्छा। थॉट लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के फिनोमिना के लिए जो फिनोमिना की सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करता है जो फ्यू डेज़ में हो सकता है ड्रामेटिकली चेंज हो जाए। इंटरेटर रिलायबिलिटी ज़्यादा मीनिंगफुल है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के। डाटा जो अपेंडिक्स में है वो लाइव इंटरव्यूज़ की रिलायबिलिटी के बेस पे है। 113 पेशेंट्स जिसमें 32 मैनिक्स, 36 डिप्रेसिव्स और 45 स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं। तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच जिसको लैकोनिक स्पीच या पॉवर्टी ऑफ थॉट भी कहते हैं, इसमें स्पॉन्टेनियस स्पीच के अमाउंट में रिस्ट्रिक्शन होती है। तो जो रिप्लाइज होते हैं वो बहुत ही ब्रीफ होते हैं, कंक्रीट होते हैं और अनएलैबोरेटेड होते हैं। जो अनप्रॉम्प्टेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो रेयरली प्रोवाइड करी जाती है। जैसे इन आंसर टू द क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, द पेशेंट रिप्लाइज 2, अ गर्ल एंड अ बॉय। द गर्ल इज़ 13 एंड द बॉय इज़ 10। 2 ही रिक्वायर्ड है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए और जो रेस्ट ऑफ द रिप्लाई है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। रिप्लाइज मोनोसिलेबिक एक अक्षर के भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को ऑल टुगेदर अनआंसर छोड़ दिए जाते हैं। जब इस स्पीच पैटर्न के साथ कोई कन्फ्रंट होता है, इंटरव्यू कन्फ्रंट होता है, तो वो अपने आप को पाता है कि वो बार बार पेशेंट को प्रॉम्प्ट कर रहा है कि वो इलेबोरेटेड रिप्लाइज दे। इस फाइंडिंग को लिसिट करने के लिए एग्जामिनर को पेशेंट को एडिक्वेट टाइम देना चाहिए कि वो आंसर करे और अपने आंसर को इलेबोरेट करे। जैसे उन्होंने आगे एग्जांपल दिया है, इंटरव्यूअर, डू यू थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन इन द गवर्नमेंट? पेशेंट, yeah, seem to be. Interviewer, do you think Haldman and Ehrlichman and Michelle have been fairly treated? Patient, I don't know. Interviewer, were you working at all before you came to the hospital? Patient, no. Interviewer, what kind of jobs have you had in the past? Patient, oh, some janitor jobs, painting. Interview, what kind of work do you do? Patient, I don't like any kind of work. That's silly. Interviewer, how far did you go in school?
पेशेंट, आई एम स्टिल इन द 11th ग्रेड. इंटरव्यूअर, हाउ ओल्ड आर यू? पेशेंट, 18. तो नो पॉवर्टी ऑफ स्पीच होगा, 0 तब आएगा जब सब्सटेंशियल और एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ रिप्लाईज दिए क्वेश्चंस को जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है. 1 तब आएगा जब स्लाइट पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, ओकेशनल रिप्लाईज में एलैबोरेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है इवन दो वो एप्रोप्रिएट है. मॉडरेट पॉवर्टी ऑफ स्पीच आएगा, कुछ रिप्लाईज में एप्रोप्रिएटली एलैबोरेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है और बहुत रिप्लाईज मोनोसिलेबिक है, बहुत ब्रीफ है, जैसे कि येस, नो, मे बी, डोंट नो, लास्ट वीक. फिर स्फीयर पॉवर्टी ऑफ स्पीच आएगा कि आंसर्स रेयरली मतलब आंसर जो है बिल्कुल फ्यू वर्ड्स में दिए हैं, क्वेश्चंस को अनआंसर भी छोड़ा हुआ है. एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ स्पीच आएगा कि पेशेंट म्यूट ही है. फिर पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच भी आएगा, इसको भी पॉवर्टी ऑफ थॉट बोलते हैं, अलोग्या बोलते हैं, वर्बिगिरेशन बोलते हैं, नेगेटिव फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर बोलते हैं. ऑल दो रिप्लाईज जो होते हैं वो लॉन्ग इनफ होते हैं, तो जो स्पीच होती है वो तो एडिक्वेट होती है अमाउंट में, बट वो जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है वो बहुत लिटल होती है. लैंग्वेज बहुत ही वेग होती है या ओवर एब्स्ट्रैक्ट होती है, ओवर कंक्रीट होती है, रेपिटेटिव होती है और स्टीरियोटाइप्ड होती है. इंटरव्यूअर इस फाइंडिंग को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, जो वो पेशेंट को ऑब्जर्व करता है कि पेशेंट ने एक लेंथ में तो बोला है बट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. ऑल्टरनेटिवली पेशेंट ने इनफ इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करी है बट वो करने के लिए उसने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करे हैं, तो लेंदी रिप्लाई को 1 या 2 सेंटेंसेस में भी समराइज़ करा जा सकता है. कभी कभार इंटरव्यूअर कैटेगराइज करता है स्पीच को एम्प्टी फिलोसोफाइजिंग में. एक्सक्लूजन क्या है, ये फाइंडिंग सर्कमस्टांशियलिटी से डिफरेंट है क्योंकि जो सर्कमस्टांशियल पेशेंट्स होते हैं वो वेल्थ ऑफ डिटेल देते हैं. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, इंटरव्यूअर, ओके, व्हाई इज इट डू यू थिंक दैट पीपल बिलीव इन गॉड? पेशेंट, वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ही फर्स्ट वे patient, well, first of all because he her lie he are the person that is their personal savior. He walks with me and talks with me, and the understanding that I have lot of peoples, they don't really know their own personal self because they are not, they all just don't know their own personal self. They don't know that he seemed like to me. A lot of them don't understand that he walks and talks with them and show that their way to go. I understand also that every man and every lady is just not pointed in the same direction. Some are pointed different. They goes in their different ways. The way that Jesus Christ wanted them to go. Me, myself, I am pointed in the ways of knowing right from wrong and doing it. I can do no more, no less than that. तो 0 होगा नो पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच. 1 होगा माइल्ड पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच. ओकेशनल रिप्लाईज जो है वो बहुत वेग है, जिसको कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो मार्केटली कंडेंस्ड है. मॉडरेट पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच है कि रिप्लाईज वेग है या मार्केटली कंडेंस्ड है, एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंटरव्यू में. severe poverty of content of speech, एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटरव्यू weak और इनकॉम्प्रीहेंसिबल रिप्लाई से बना है. एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू ही weak, इनकॉम्प्रीहेंसिबल और मार्केटली कंडेंस्ड स्पीच से बना है. फिर प्रेशर ऑफ स्पीच, इसमें जो अमाउंट ऑफ स्पॉन्टेनियस स्पीच होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्डनरी या सोशली कस्टमरी कंसीडर करा जाता है. पेशेंट बहुत ही रैपिडली बोलता है और उसको इंटरप्ट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. कुछ सेंटेंसेस तो पेशेंट अनकम्प्लीट ही छोड़ देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगर होता है कि वो नए आइडिया में जाए.
सिंपल क्वेश्चंस जो आप फ्यू वर्ड्स या सेंटेंसेस में आंसर कर सकते हो उसके वो ग्रेट लेंथ में आंसर करे जाते हैं। तो आंसर्स सेकंड्स के बजाय मिनट्स ले लेते हैं और इंडेड पेशेंट रुके भी नहीं अगर उस स्पीकर उसे इंटरप्ट ना करे। पेशेंट रुके भी नहीं अगर उसको इंटरप्ट ना करा जाए, और जब इंटरप्ट करा भी जाए तो भी वो कॉन्टीन्यूसली बात करता रहे। स्पीच जो है वो लाउड और एम्फैटिक होती है। स्पीकर्स कभी कभार स्पीकर्स जो स्फीयर प्रेशर होता है जिनको, वो बिना किसी सोशल स्टिमुलस के भी बात करते हैं, और तब भी बात करते हैं जब कोई नहीं सुन रहा। और जब पेशेंट्स फेनोथाइजिन्स या लिथियम रिसीव करते हैं तो मेडिकेशन से स्पीच स्लो डाउन हो जाती है। तब आप सिर्फ अमाउंट, वॉल्यूम या सोशल एप्रोप्रिएटनेस के बेसिस पे ही जज कर सकते हो। अगर क्वांटिटेटिव मेजर अप्लाई करा जाए रेट ऑफ स्पीच में, तो अगर 150 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा ग्रेटर रेट है तो उसको रैपिड या प्रेशर बोलते हैं। ये डिसऑर्डर डिरेलमेंट, टेंजेंशियलिटी, इनकोहेरेंस के साथ अकम्पनी होता है, पर वैसे उनसे अलग है। 0 है नो प्रेशर ऑफ स्पीच, 1 है स्लाइड प्रेशर ऑफ स्पीच कि कुछ स्पीच की अमाउंट में, स्पीड में, लाउडनेस में इंक्रीज थी चीज़ें। 2 मॉडरेट प्रेशर ऑफ स्पीच, यूजुअली कई मिनट लग जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तब भी बात करते जब कोई नहीं सुन रहा, और लाउडली और रैपिडली बोलते हैं। सीवियर रैपिड प्रेशर स्पीच, फ्रिक्वेंटली 3 मिनट्स लग जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, बिना सोशल स्टिमुलेशन के भी बात करना शुरू कर देते हैं और इंटरप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ स्पीच, पेशेंट कॉन्टीन्यूसली बात करते हैं, इंटरप्ट कर ही नहीं सकते और एकदम से शाउट भी कर सकते हैं दूसरों को बोलने से रोकने के लिए। डिस्ट्रैक्टेबल स्पीच, कोर्स ऑफ डिस्कशन या इंटरव्यू के दौरान पेशेंट स्टॉप्स टॉकिंग इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, वो सेंटेंस के बीच में ही रुक जाता है और सब्जेक्ट को चेंज कर देता है कोई नियर बाय स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट डेस्क में पड़ा है, इंटरव्यू की क्लोथिंग या अपीयरेंस। एग्जाम्पल, देन आई लेफ्ट फ्रांसिस्को एंड मूव टू, वेयर डिड यू गेट दैट टाई, इट लुक्स लाइक इट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द 50s, I like the warm weather in San Diego. Is that a conch shell on your desk? Have you ever gone scuba diving? So 0 absent, mild कि वो इंटरव्यू में एक बार डिस्ट्रैक्ट हुआ है, मॉडरेट कि वो इंटरव्यू में 2 से 4 बार डिस्ट्रैक्ट हुआ है, सीवियर कि वो इंटरव्यू में 5 से 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सट्रीम कि वो इंटरव्यू में 10 टाइम्स से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ है। तो टेंजेंशियलिटी, जब वो क्वेश्चन को ओब्लीक, टेंजेंशियल और इररेलेवेंट मैनर में रिप्लाई करता है। रिप्लाई हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड हो किसी डिस्टेंट वे में, या रिप्लाई बिल्कुल अनरिलेटेड हो और बिल्कुल इररेलेवेंट लगे। जो पास्ट में टेंजेंशियलिटी को लूज एसोसिएशन से डिरेलमेंट के इक्वल माना जाता था, बट अब टेंजेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट को पार्शली रीडिफाइन करा गया है। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस के रिप्लाई से आते हैं और स्पॉन्टेनियस स्पीच में ट्रांजिशंस नहीं आती। जैसे एग्जांपल, इंटरव्यूअर, व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, पेशेंट, वेल दैट्स हार्ड क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज माई पेरेंट्स, आई वॉज born in Iowa, but I know that I am white instead of black. So apparently I came from the north somewhere and I don't know where, you know. I really don't know where my sisters came from. So I don't know whether I'm Irish, French, or Scandinavian, or I don't believe I'm Polish, but I think I am. I think I might be German or Welsh. I am not, but that's all speculation, and that's one thing that I would like to know, and is my ancestors, where did I originate? But I just never took the time to find out the answer to the question.
तो 0 है। नो टेंजेंशियलिटी, माइल्ड है, इंटरव्यूअर में 1 बार हुई है। और मॉडरेट है कि 2 से 4 बार हुई है। स्वीयर है 5 से 10 बार हुई है। एक्सट्रीम है 10 से ज़्यादा बार हुई है। और इतनी फ्रिक्वेंटली हुई है कि इंटरव्यू ही इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। फिर आगे है डिरेलमेंट है, जिसको लूज एसोसिएशन या फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियस स्पीच का पैटर्न है जिसमें आइडियाज़ एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में स्लिप ऑफ हो जाते हैं, जो क्लियरली बट ऑब्लिकली रिलेटेड होता है या कंप्लीटली अनरिलेटेड होता है। थिंग्स जुक्स्टा पोजिशन में कही जाती है जिसका कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं होता है। और या पेशेंट आइडियोसिंक्रेटिकली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। एट टाइम्स हो सकता है आइडियाज़ के बीच में वीक कनेक्शन हो, एट अदर्स कुछ भी अपेरेंट नहीं होगा। इस पैटर्न ऑफ स्पीच जो है, ये पैटर्न स्पीच जो है, ये डिसजॉइंटेड साउंड करती है। इस डिसऑर्डर की सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है कि स्लो स्टेडी स्लीपेज हो, जिसमें कोई भी सिंगल डिरेलमेंट बहुत सीवियर ना हो। तो स्पीकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ ट्रैक चला जाए हर डिरेलमेंट के साथ, और वो कोई अवेयरनेस नहीं और कोई अवेयरनेस नहीं दिखेगी कि उसके जो रिप्लाई है वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं रह रही है जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लॉसेस के बीच में कोहेजन नहीं होगी, सेंटेंसेस के बीच में कोहेजन नहीं होगी, और प्रोनाउन रेफरेंस अनक्लियर होगी। ऑल्दो लेस वियर डिरेलमेंट्स भी होती है जिसमें रिलेशनशिप जो जुक्स्टापोज्ड आइडियाज़ के बीच होते हैं वो ऑब्लीक होते हैं। हैव समटाइम्स पास्ट में इनको टेंजेंशियलिटी या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी बोला है मैंने के कंटेक्स्ट में, पर ये डिस्टिंक्शंस रिकमेंड नहीं करी गई है क्योंकि ये अनरिलायबल है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ एक डिरेलमेंट है जो रैपिडली होता है, कंटेक्स्ट ऑफ प्रेशर्ड और स्पीच में होता है ये। और टेंजेंशियलिटी कोई डिफरेंट फिनोमिना माना गया है जो क्वेश्चन के इमीडिएट रिस्पॉन्स के में होता है। सो एग्जांपल है, इंटरव्यूअर डिड यू एंजॉय डूइंग दैट? पेशेंट oh, hey, well, I really enjoyed some communities. I tried it. And the next day, when I would be going out, I took control like, I put bleach on my hair in California. My roommate from Chicago, and she was going to the junior college, and we lived in the YWCA, so she wanted to put it peroxide on my hair, and she did, and I got and looked at the mirror. Tears come to my eyes. Now do you understand? I was fully aware of what was going on, but why couldn't I? Why the tears? I can't understand that. Can you? Interview, no. Patient, have you experienced anything like it? Interviewer, you just must be an emotional person, that's all. Patient, well, not very much. I mean, what if I were dead? It's a funeral age. Well, I am now. I had my toenails operated on. They are got infected. I wasn't able to do it, but they wouldn't let me at my tools. Well, तो नो डिरेलमेंट माइल्ड, एक बार इंटरव्यू के दौरान में हो रहा है। मॉडरेट 2 से 4 बार हो रही है। स्वीयर 5 से 10 बार हो रही है। और एक्सट्रीम कि 10 बार से ज़्यादा हो रही है कि इंटरव्यू इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। फिर इनकोहेरेंस है, वर्ड सैलेड, जार्गनफेजिया, स्किज़ोफेजिया, पैराग्रामेटिज्म। ये स्पीच का पैटर्न होता है जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है काफ़ी बार। इनकोहेरेंस जो भी सेवरल डिफरेंट मैकेनिज़म्स की वजह से होती है, वो कभी कभार तो साइमल्टेनियसली होती है सारी, और कभी कभार पोर्शन ऑफ कोहेरेंट सेंटेंसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं इनकोहेरेंट सेंटेंसेस के अंदर एज अ होल। समटाइम्स डिस्टर्बेंस सिमेंटिक लेवल पे होती है, सो डैट वर्ड्स को
सब्स्टिट्यूट करा जाता है फ्रेज या सेंटेंस के अंदर, सो डैट मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द वर्ड चॉइस जो है टोटली रैंडम होती है और कंटेक्स्ट के साथ ऑब्लिक कनेक्शन होता है। कभी कभार सिमेंटिक वर्ड्स जैसे कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती है, जैसे एंड, ऑल्दो। और एडजेक्टिवल प्रोनाउंस जैसे कि दी, ए, एंड, इसको डिलीट कर दिया जाता है। इनकोहेरेंस को अकम्पनी करा जाता है डिरेलमेंट के साथ। ये डिरेलमेंट से कैसे डिफरेंट है कि जो इनकोहेरेंस में अबनॉर्मेलिटी होती है वो सेंटेंस या क्लॉज के लेवल के अंदर होती है, जिसमें वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं वो इनकोहेरेंटली जॉइन करा जाता है। अबनॉर्मेलिटी जो डिरेलमेंट में होती है उसमें अनक्लियर और कंफ्यूजिंग कनेक्शन होते हैं लार्जर यूनिट्स के अंदर, जैसे कि सेंटेंस या क्लॉजेस में। जो ये टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये रिलेटिवली रेयर है। जब ये होता है तब ये बहुत एक्सट्रीम होता है। माइल्ड फॉर्म्स अनकॉमन है। ये वर्निक अफेजिया या जार्गन अफेजिया से सिमिलर है और उस केसेस में डिसऑर्डर को इनकोहेरेंस कहना चाहिए। जब हिस्ट्री और लेबोरेटरी डाटा एक्सक्लूड करे कि कोई भी ऑर्गेनिक एटियोलॉजी है और फॉर्मल टेस्टिंग से पता लगे कि अफेजिया नेगेटिव है। तो एक्सक्लूजन क्या है? माइल्डली अनग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस हो, जब पर्सन राइट वर्ड, फ्रेज या आइडिया सर्च कर रहा है उसको आप इनकोहेरेंस नहीं बोलोगे। जैसे कि माई फादर ही फॉर अ लॉन्ग टाइम वेल ही जस्ट स्टार्टेड ही joined the church and became a, I say he's Christian now because he used to lie and run around a lot. Idiomatic usages characteristic of particular regional or ethnic backgrounds, lack of education, low intelligence should also not be rated as incoherence. He is not God, no family, that there was no good, the lawn needs more, he took the tools down cellar. Example: interviewer, why do you think people believe in God? Because making a do in life isn't none of that stuff about evolution guiding isn't true anymore now. It all happened a long time ago. It happened in Einstein and stuff. They wouldn't believe in him. The time that Jesus Christ, people believe in their thing. People believed in Jehovah God, that they didn't believe in Jesus Christ that much. Interview, what do you think about current political issues like the energy crisis? Patient, they are destroying too many cattle and oil just to make soap. If we need soap, when you can jump into a pool of water, and when you go to buy your gasoline, my folks always thought they should get pop, but the best thing to get is motor oil and money. We may as well go there and trade in some bobcats, tires and tractors to grab car garages so they can pull cars away from decks, is what I believed in. So I didn't go there to get no more pop when my folks said it. I just went there to get an ice cream cone and some bomb in cans, or we can go over there to get a secret, and it was the largest thing you do to get secrets, because then you could trade off what you own and go for something new. Interviewer, how do you think President Carter is doing? Patient, far as I'm concerned, he's probably doing all right as an individual, but he's making too many mistakes. Not intentional, he's just searching for the right loopholes, what he claims a response. So, zero, no coherence, mild once, moderate 2 to 4 times, sweet 5 to 10 times, extreme more than 10 times. Illogicality, ये स्पीच का पैटर्न होता है जिसमें कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं जो लॉजिकली फॉलो नहीं करे जाते। ये नॉन सिक्विटर्स के फॉर्म में होते हैं कि फॉलो नहीं करे जाते, जिस पे पेशेंट दो क्लॉजेस के बीच में लॉजिकल इन्फ्रेंस करता है जो अनवारंटेड या इलॉजिकल होते हैं। ये फॉल्टी इंडक्टिव इन्फ्रेंसेस की फॉर्म भी ले सकता है। ये कंक्लूजन पे पहुंचना फॉल्टी प्रेमाइसिस के बेस में बिना किसी एक्चुअल डिल्यूशनल थिंकिंग के। तो इलॉजिक एक्सक्लूजन, इलॉजिकलिटी से डिल्यूशनल बिलीव्स आ सकते हैं लीड करे, या डिल्यूशनल बिलीव्स की वजह से इलॉजिकलिटी हो।
जब इलॉजिकल थिंकिंग डिल्यूशनल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में होती है तो इसको डिल्यूजन के कंसेप्ट के सब अंदर रखना है और इसको सेपरेट फिनोमिना नहीं रखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग डिसऑर्डर है। इलॉजिकल थिंकिंग जो क्लियरली कल्चरल या रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से हो और या इंटेलेक्चुअल डेफिसिट के अंदर हो उसको भी एक्सक्लूड करो। एग्जाम्पल, पेरेंट्स आर द पीपल दैट रेज यू, एनीथिंग दैट रेजेस यू कैन बी पेरेंट। Parent can be anything, material, vegetable or mineral, that has taught you something. Parents would be the world of things that are alive, that are there. Rocks, a person can look at the rock and learn something from it, so that would be parent. No, zero knowledge equality. Mild occur once, moderate from 2 to 4 times, severe 5 to 10 times, extreme more than 10 times. क्लैंगिंग ये स्पीच का पैटर्न है जिसमें साउंड्स वर्ड चॉइस को गवर्न करती हुई दिखती है बजाय कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। सो जो स्पीच की इंटेलिजिबिलिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और रिडंडेंट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। राइमिंग रिलेशनशिप्स के साथ साथ पैटर्न ऑफ जो स्पीच होती है उसमें प्यूनिंग एसोसिएशंस आ जाती है। तो वर्ड्स जो साउंड में सिमिलर होते हैं वो नया थॉट ब्रिंग करते हैं। पैटर्न ऑफ स्पीच में प्यूनिंग एसोसिएशंस आ जाते हैं। सो वर्ड साउंड में सिमिलर होता है, नया थॉट ब्रिंग करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक सेंस, आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस। इफ़ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ नॉन सेंस, वेल हैव फन। आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ सेंस, आई एम मेकिंग सेंस एनी मोर, आई एम नॉट मेकिंग सेंस एनी मोर, आई हैव टू मेक डॉलर्स। तो सेंस ठीक है। तो ज़ीरो नो क्लैंगिंग, माइल्ड अक्कर्स ड्यूरिंग एक बार, मॉडरेट 2 से 4 बार, सीवियर 5 से 10 बार, एक्सट्रीम 10 से ज़्यादा बार। नियोलॉजिज्म, जब नए वर्ड फॉर्म होते हैं। नियोलॉजिज्म को कैसे डिफाइन करते हो? जो कम्प्लीटली नया वर्ड या फ्रेज हो जिसकी आप डेरिवेशन ना समझ पाओ। कभी कभार टर्म जो नियोलॉजिज्म है उसको वो तब भी यूज़ करी जाती है जब वर्ड इनकरेक्टली बिल्टअप होता है। समटाइम्स द टर्म नियोलॉजिज्म को तब भी यूज़ करा जाता है जब वर्ड इनकरेक्टली बिल्टअप होता है बट उसके ओरिजिन्स अंडरस्टैंडेबल होते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन को मिसयूज़ करा गया है। फॉर पर्पस ऑफ क्लैरिटी इसको वर्ड अप्रॉक्सीमेशन भी रेफर करा जाता है। नियोलॉजिज्म्स बहुत अनकॉमन होते हैं, जैसे आई गॉट सो एंग्री आई पिक्ड अप अ डिश एंड थ्रू इट एट द गैस शिंकर, सो आई सॉर्ट ऑफ बॉक द होल थिंग। तो ये वहीं पे रेटिंग्स है। वर्ड अप्रॉक्सीमेशंस, पैराफ्रेजिया, मेटोनिम्स। ओल्ड वर्ड्स को नए या अनकन्वेंशनल वे में यूज़ करा जाता है या न्यू वर्ड्स को वर्ड फॉर्मेशन की कन्वेंशनल रूल्स के साथ डेवलप करा जाता है। ऑफन जो मीनिंग होता है वो एविडेंट होता है, तो जो यूजेज होते हैं वो पेक्यूलर या बेजार होती है। जैसे बॉल पॉइंट पेन को पेपर स्केट कहा जाएगा। समटाइम्स जो वर्ड अप्रॉक्सीमेशंस होती है वो स्टॉक वर्ड्स पे होती है। सो पेशेंट जो है एक या सेवरल वर्ड्स रिपीटेडली यूज़ करता है नया मीनिंग देने के लिए। जैसे कि वो वॉच को टाइम वेसल कहेगा, स्टमक को फूड वेसल कहेगा, टेलीविज़न को न्यूज़ वेसल कहेगा। एक्सक्लूजन, सिमेंटिक और फिनोमिक पैराफ्रेजियास को इस कैटेगरी में तभी इंक्लूड करना चाहिए जब अगर फॉर्मल टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स है फेजिया के लिए नेगेटिव है। कभी कभार इनकोहेरेंट स्पीच भी सिमेंटिक पैराफ्रेजिया के ऊपर होती है। इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन फॉर्मल अफेजिया टेस्टिंग, उस केसेस को इनकोहेरेंस रिप्रेजेंट करो अगर सब्स्टिट्यूशंस फ्रिक्वेंटली हो रही है। कैटेगरी ऑफ वर्ड अप्रॉक्सीमेशन उन केसेस में रिस्ट्रिक्ट रखो जिसमें सिमेंटिक सब्स्टिट्यूशन रिलेटिवली इनफ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। वर्ड्स जो मेटाफोरिकली अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ होता है उसको आप वर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए नहीं रखोगे। आई एम जस्ट अ पिन क्वेश्चन और एन एस्ट्रे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Example, Southeast Asia, well that's Middle Asia now, his boss was a sea over। तो ये वर्ड अप्रॉक्सीमेशंस हो गया।
फिर सर्कमस्टांशियलिटी, ये स्पीच का पैटर्न है जो बहुत ही इनडायरेक्ट है और गोल आइडिया पे पहुंचने में डिले करता है। जब कुछ एक्सप्लेन करने के प्रोसेस में जब स्पीकर बहुत ही टीडियस डिटेल्स ले आए और कभी कभार पैरेंथेटिकल रिमार्क्स लाए। सर्कमस्टांशियल रिप्लाईज और स्टेटमेंट्स बहुत मिनट के लिए लास्ट करती है अगर स्पीकर को इंटरप्ट ना करा जाए और उससे बोला जाता है कि वो सीधा पॉइंट में आए। इंटरव्यूअर सर्कमस्टांशियलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे जब उन्हें बार बार लगेगा कि उनको जो है स्पीकर को इंटरप्ट करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी हिस्ट्री टेकिंग अलॉटेड टाइम में कंप्लीट कर पाए। जब सर्कमस्टांशियल नहीं बोलते तो इनको लॉन्ग विंडेड बोलते हैं। तो एक्सक्लूजन क्या है? ऑल्दो ये पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच या लॉस ऑफ गोल के साथ हो सकते हैं। ये पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच से डिफिकल्ट अलग है क्योंकि इसमें एक्सेसिव एम्पलीफाइंग या इलस्ट्रेटिव डिटेल होती है, और लॉस ऑफ गोल से डिफरेंट है उसमें बिकॉज इसमें गोल इवेंचुअली रीच हो जाता है अगर पर्सन को लंबी बात करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। तो ये डिरेलमेंट से भी अलग है कि डिटेल्स जो है क्लोजली रिलेटेड होते हैं किसी आइडिया या गोल से, और पर्टिकुलर गोल और आइडिया इवेंचुअली रीच कर दिया जाता है। तो 0 नो सर्कमस्टेंशियलिटी माइल्ड ओकेशनल सर्कमस्टेंशियल रिप्लाई है या डिस्क्रिप्शन है इंटरव्यू में, बट पेशेंट क्विकली पॉइंट पे आ जाता है अगर उसको इंटरप्ट करा जाए। जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, पर वो वापस आ जाता है अपने पॉइंट में। मॉडरेट में सेवरल सर्कमस्टांशियल रिप्लाईज और डिस्क्रिप्शंस होते हैं इंटरव्यू में। सिंगल रिप्लाईज ऑफन 5 मिनट रहते हैं और पेशेंट सर्कमस्टांशियल पैटर्न्स यूज़ करता जाता है अगर उसको इंटरप्ट भी करा जाए। स्वीयर में बहुत सर्कमस्टांशियल रिप्लाईज और डिस्क्रिप्शंस होते हैं इंटरव्यू में, और सिंगल रिप्लाई जो होता है वो सर्कमस्टांशियल नेचर का होता है जो 15 मिनट से ज़्यादा रहता है। पेशेंट सर्कमस्टांशियल पैटर्न में बात करता रहता है चाहे उसको इंटरप्ट भी करा जाए। लॉस ऑफ गोल, पेशेंट जो एक चेन ऑफ थॉट को फॉलो नहीं कर पाता जो नेचुरल कंक्लूजन से होता है। ये कब मैनिफेस्ट होता है? जब स्पीच एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ शुरू हुए और वो सब्जेक्ट से अवे चली जाए और कभी उस पर रिटर्न ही ना हो, तो पेशेंट जो है वो अवेयर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता कि उसने गोल को लॉस्ट कर लिया है, और ये जो है डिरेलमेंट के साथ एसोसिएशन में होता है। फिर परसिवरेशन कि जब वर्ड्स आइडियाज़ या सब्जेक्ट्स की परसिस्टेंट रेपिटेशन होती है, तो पर्सन जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर वर्ड से शुरू होता है वो कॉन्टीन्यूसली उस वर्ड में आता है जब वो बोल रहा होता है। ये स्टॉक ऑफ वर्ड्स से डिफरेंट है क्योंकि इसमें रिपीटेड वर्ड्स इस वे में यूज़ होते हैं कि दैट द रिपीटेड वर्ड्स आर यूज इन वेज अप्रोप्रिएट टू देयर यूजुअल मीनिंग। सम वर्ड्स आर और फ्रेजेस आर कॉमनली यूज एज पॉज फिलर्स लाइक, तो इसको आप परसिवरेशन नहीं कहते। एग्जाम्पल, आई थिंक आई विल पुट ऑन माई हैट, my hat, my hat, my hat. Interviewer, tell me what you are like, what kind of person you are. Patient, I'm from Marshalltown, Iowa, that's 60 miles northeast of Des Moines, Iowa. I'm married at present time. I'm 36 years old. My wife is 35. She lives in Garvin, Iowa. That's 15 miles southeast to Marshall, Iowa. तो बार बार वो ये यूज़ कर रहा है। इक्वलेलिया स्पीच का पैटर्न होता है जिसमें पेशेंट जब वर्ड को या फ्रेजेस को इको करता है, इंटरव्यूअर के वर्ड से फ्रेजेस को इको करता है। टिपिकल इक्वलेलिया रेपिटेटिव और परसिस्टेंट होता है। इको जो ऑर्डर होते हैं ऑफन मॉकिंग, मम्बलिंग या स्टैकेटो इंटोनेशन में होती है। इक्वलेलिया एडल्ट्स में अनकॉमन होता है पर चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन होता है। कुछ पेशेंट हैबिचुअली क्वेश्चंस को इको करते हैं क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए और आंसर फॉर्मुलेट करने के लिए, तो क्वेश्चन को रीवर्ड करेगी या रिपीट करेगी लास्ट सेवरल वर्ड्स को। व्हाट डिड यू वियर येस्टरडे, व्हाट डिड आई वियर येस्टरडे। तो एग्जांपल, डॉक्टर सेज टू द पेशेंट, आई वुड लाइक टू टॉक विद यू फॉर अ फ्यू मिनट्स। द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स विद अ स्टैकेटो इंटोनेशन, टॉक विद यू फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो 0 एब्सेंट माइल्ड इको वर्ड्स फ्रेजेस वंस, ये 2 to 4 टाइम्स, और फिर वो सेम ही है। फिर ब्लॉकिंग,
ट्रेन ऑफ स्पीच में इंटरप्शन हो जाए, जब थॉट या आइडिया कंप्लीट होने से पहले ही कुछ पीरियड ऑफ साइलेंस के बाद, जो फ्यू सेकंड्स से फ्यू मिनट्स हो सकती है, पर्सन इंडिकेट करे कि वो कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहा जो भी वो कह रहा था या कहना चाह रहा था। ब्लॉकिंग को सिर्फ आप तभी जज करोगे जब वो या तो वॉलंटरली डिस्क्राइब करे कि उनका कोई थॉट लूज़ हो गया, या इंटरव्यूअर की क्वेश्चनिंग के बाद वो बताए कि हाँ ये उसका रीज़न था पॉज करने का। ठीक है, तो ये माइल्ड, मॉडरेट और स्फीयर की कैटेगरी है। स्टिल्टेड स्पीच होती है जो एक्सटेसिवली स्टिल्टेड होती है, फॉर्मल क्वालिटी की होती है। इसको क्वेंट या आउटडेटेड भी लग सकती है, और ये अपीयर होती है पॉम्पस, डिस्टेंट और या ओवरली पोलाइट। स्टिल्टेड क्वालिटी यूजुअली अचीव होती है पर्टिकुलर वर्ड चॉइसेस से। जब मोनोसिलेबिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तभी मल्टीसिलेबिक चूज़ करना, और आराम से मोनोसिलेबिक ऑल्टरनेटिव्स कर सकते हो, पर नहीं, तब नहीं करना। एक्सट्रीमली पोलाइट फ्रेजोलॉजी हो, जैसे एक्सक्यूज़ मी मैडम, मे आई रिक्वेस्ट अ कॉन्फ्रेंस इन योर ऑफिस एट योर कन्वीनियंस। और स्टिफ फॉर फॉर्मल सिंटैक्स हो, वेयर एज द अटर्नी comported himself indecorously, physician behaved as is customary for a born gentleman। ठीक है। सेल्फ रेफरेंस डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट रिपीटेडली जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है उसको अपने बैक टू हिमसेल्फ ही रेफ़र करे जब समवन कोई और बात कर रहा है, और रेफ़र न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को भी अपने तरफ ही रेफ़र करें जब वो बात करें। इस बेसिस को साइकेट्रिक इंटरव्यू के बेसिस पे वैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो सब्जेक्ट को बोला जाता है अपने बारे में बात करने के लिए। इसको आप सेंसोरियम के टेस्ट में या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के टाइम नोटिस कर सकते हो, जब न्यूट्रल सब्जेक्ट्स को और बोला जाता है कि उस कंटेक्स्ट में। या आप रेट कर सकते हो कि व्हाट टाइम इज, इंटरव्यू ने पूछा व्हाट टाइम इज़ इट, पेशेंट आई नेवर नो व्हाट टाइम इट इज़, मे बी आई शुड ट्राई टू कीप अ बेटर ट्रैक ऑफ टाइम। ज़ीरो एब्सेंट, माइल्ड सेल्फ रेफरेंस 50 मिनट में एक बार हो रहा है, मॉडरेट 2 से 4 बार हो रहा है, 5 से ज़्यादा बार हो रहा है, सीवियर 15 मिनट में। 19 है पैराफ्रेजिया फिनोमिक, जब आप वर्ड की रिकोगनाइजेबल मिस प्रोनाउंसिएशन करते हो बिकॉज साउंड्स स्लेबल जो है आउट ऑफ सीक्वेंस स्लिप हो गया है। सीवियर फॉर्म्स ऑफ फेजिया में होते हैं, पर माइल्डर फॉर्म्स स्लिप ऑफ टंग में होते हैं। द स्पीकर सर को रिकोगनाइज कर लेता है, अटैम्प्ट करता है इसको करेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, आई सिप्ड ऑन आई लाइस and broke my arm while running to catch the bus। तो ये है। फिर पैराफ्रेज सिमेंटिक, इनएप्रोप्रिएट वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूशन होती है जब उसको स्पेसिफिक कहने की कोशिश कर रहे हो। स्पीकर इस एरर को हो सकता है रिकोगनाइज करे, हो सकता है ना करे, और अटैम्प्ट करने की कोशिश कर भी सकता है करेक्ट करने की, या नहीं भी करता। टिपिकली ब्रोका वर्निक का फेजिया में होता है, पर ये इसको इनकोहेरेंस से डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनकोहेरेंस में भी सिमेंटिक सब्स्टिट्यूशंस होती है जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ऑब्स्क्योर कर देते हैं मीनिंग को। जो डिफरेंशियल डिसीजन बनाना होता है, इट इज़ सजेस्टेड एट फॉर्मल टेस्टिंग होनी चाहिए फेजिया की कम्प्लीटली। इफ़ टेस्टिंग पॉजिटिव है तो फिर सिमेंटिक सब्स्टिट्यूशंस को सिमेंटिक पैराफेजिया की वजह से कंसीडर करेगी, और फिर नेगेटिव है तो इनकोहेरेंस से। I slipped on the coat, on the ice, I mean, and broke my book. I slipped on the coat, on the ice, I mean, I broke my book। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इनएप्रोप्रिएट वर्ड की जब कुछ कह रहे हैं, तो इनकोहेरेंस से डिफ़िकल्ट होता है रिकॉग्नाइज करना कि इनकोहेरेंस में सिमेंटिक सब्स्टिट्यूशंस होती है। और फॉर्मल टेस्टिंग में फेजिया की कंप्लीट होना चाहिए, और टेस्टिंग पॉजिटिव है सिमेंटिक सब्स्टिट्यूशंस को कंसीडर करना चाहिए सिमेंटिक पैराफेजिया की, और नेगेटिव है तो इनकोहेरेंस से। फिर आगे इन्होंने बोला है कि 1 इंस्टांस, 0 तो बिल्कुल नहीं, 1 इंस्टांस हो जाए सिमेंटिक पैराफेजिया का तो माइल्ड है, 2 से 10 इंस्टांस हो जाए। इंटरव्यू में फेजिया टेस्टिंग में तो मॉडरेट है, 11 से 20 हो जाए तो सीवियर है, बहुत ज़्यादा 20 से ज़्यादा हो जाए तो एक्सट्रीम है। तो
इन्होंने आगे तो बस ग्लोबल रेटिंग और टीएलसी डिसऑर्डर बोला है, एक्सक्लूडिंग सीमेंटिंग एफिनोमी पैराफेजिया। ओवरऑल जो सीवियरिटी है टीएलसी डिसऑर्डर्स की, इनकी ग्लोबल असेसमेंट दो वेज में अप्रोच होती है। एक तो इसको ग्लोबली रेट करते हैं यूजिंग द रेटिंग स्केल प्रोवाइडेड है। ये ग्लोबल रेटिंग ये रिफ्लेक्ट करती है कि टीएलसी डिसऑर्डर्स की जो रिकॉग्निशन होती है कुछ ज़्यादा पैथोलॉजिकल है दूसरे से। सर्कमस्टेंशियलिटी स्टिल्टिस स्पीच सीवियर साइकोपैथोलॉजी नहीं सजेस्ट करती, जो कि इनकोहेरेंस से डिरेलमेंट करती है। ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो है कि इन स्कोर्स को सबमिट कर दिया जाए हर टीएलसी रेटिंग में। इस मेथड से टीएलसी वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करा जाए मोर पैथोलॉजिकल वेरिएबल्स में, लेस पैथोलॉजिकल में 1 से, और समिंग कर दिया जाए रिजल्टिंग स्कोर्स को। वो ज़्यादा टीएलसी डिसऑर्डर के सीवियरिटी के क्वांटिटेटिव मेजर देखें तो मोर पैथोलॉजिकल में आ जाता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच, प्रेशर ऑफ स्पीच, डिस्ट्रैक्टेबल स्पीच, डिरेलमेंट, टेंजेंशियलिटी, इनकोहेरेंस, इलॉजिकलिटी, क्लैंगिंग, नियोलॉजिज्म्स, वर्ड अप्रॉक्सिमेशंस। लेस पैथोलॉजिकल में आ जाता है सर्कमस्टेंशियलिटी, लॉस ऑफ गोल, परसिवरेशन, ब्लॉकिंग, इकोलेलिया, स्टेल्टर स्पीच, सेल्फ रेफरेंस। तो 0 नो टीएलसी डिसऑर्डर, 1 माइल्ड टीएलसी डिसऑर्डर, 2 मॉडरेट टीएलसी डिसऑर्डर, 3rd severe टीएलसी डिसऑर्डर, 4th extreme टीएलसी डिसऑर्डर। थैंक यू।